चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की भी एक महत्वपूर्ण क्लास और प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला में जो कि हम सफलता सीरीज के अंतर्गत लेके चल रहे हैं। ये जो प्रश्न हैं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप करके बताएं कि क्या आवाज आपको आ रही है। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहां यहां से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और संदीपनी क्लासेस के साथ यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। और यहां पर देखिए, हेल्थ को किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो सकती है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। हम रोजमर्रा में रोजाना स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब हम क्या समझते हैं। स्वास्थ्य का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज। ज्यादातर हमारा सोच यही रहता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा अपन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओनली फिजिकल फिटनेस, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग ओनली। देखिए, 4 ऑप्शन हैं। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हों, लेकिन हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और हमें सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ रहना है। ये तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य की परिभाषा होती है वो होती है कि हम फिजिकल, मेंटल और सोशली, इन तीनों तरीके से हमें स्वस्थ होना चाहिए। एक बैलेंस व्यक्ति जो रहता है इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से, हम उसे स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो आपको स्वस्थ की परिभाषा में नहीं रख सकते। अगला प्रश्न है, टाइफॉइड एक बीमारी है, टाइफॉइड जिसे अपन मोतीझरा भी कहते हैं। मोतीझरा, टाइफॉइड ये किससे होता है। मतलब टाइफॉइड नाम की जो बीमारी है वो जीवाणु के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, या फिर वायरस के द्वारा होती है जिसे कि हम विषाणु के नाम से जानते हैं, या फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, या फिर कवक के द्वारा होती है। देखिए, ये सभी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये बीमारी फैलाते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, राइनो वायरस है ना, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए राइनो वायरस ये वायरस है और इसके द्वारा सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है इसके द्वारा। साल्मोनेला टाइफी है, इससे टाइफाइड होता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टाइफाइड होता है इसके द्वारा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, तो इससे मलेरिया रोग होता है। ठीक है, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इससे अमीबीय अतिसार या अमीबीय पेचिस होता है, अमीबीय पेचिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये जीवाणु है। तो जो टाइफाइड की डिजीज है वो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निमोनिया, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी निमोनिया प्राइमरली इन्फेक्ट्स। निमोनिया मुख्यतः किससे होता है, किससे होता है और किसको प्रभावित करता है। अपन यहाँ दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक तो निमोनिया जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, तो आपको आंसर या इसका याद रखना है, ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा है ये, जीवाणु से होने वाला रोग है निमोनिया। ठीक है, और इसमें हमारे शरीर का, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लीवर, एल्वोलाई, आरबीसी और किडनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए निमोनिया के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ये हमारे लंग्स हैं इस तरीके से, तो लंग्स के अंदर जो गोल गोल संरचनाएं मिलती हैं जिनको कि हम एल्वोलाई कहते हैं, तो इन एल्वोलाई के अंदर तरल भर जाता है। और तरल भरने की वजह से क्या होगा कि ये जो एल्वोलाई होती है, मैं एल्वोलाई को इसको बाहर निकाल के यहाँ डायग्राम इसका ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एल्वोलाई है इसके चारों तरफ, एल्वोलाई के चारों तरफ इस तरीके से ब्लड की कैपिलरीज होती हैं और यहाँ पर ये ब्लड फ्लो करता है इस तरीके से। तो ब्लड जब फ्लो करता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वोलाई में आ जाती है और ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है। इसका मतलब एल्वोलाई पर O2 और CO2 का क्या होगा? एक्सचेंज होता है। लेकिन निमोनिया जब हो जाता है तब क्या होता है, इस एल्वोलाई के अंदर लिक्विड फिल हो जाने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में परेशानियां आती है, जिसकी वजह से श्वसन क्रिया तेजी से होती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचानी है हर सेल के पास तक। तो इस तरीके से निमोनिया में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो आपका ऑप्शन में अगर लंग्स लिखा हुआ है ना, फेफड़े लिखा हुआ है, तो ये फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। या फिर फेफड़े अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर होगा एल्वोलाई। ये दोनों ही आंसर सही है क्योंकि एल्वोलाई फेफड़ों के अंदर पाई जाती है और ये इसकी एक फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, तो निमोनिया जो डिजीज है वो किसको प्रभावित करती है? एल्वोलाई को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है स्प्रीड्स थ्रो, मलेरिया कैसे फैलता है? मतलब मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है? एक तो ये याद रख ले, रोगजनक है ना, इसका पैथोजन कौन है, और एक इसका वाहक कौन है, इसको लेकर कौन आता है या लेकर कौन जाता है। तो इसके दो ऑप्शन अपने को याद रखने हैं। देखिए इसका रोगजनक होता है एक प्रोटोजोआ, इसका रोगजनक है एक प्रोटोजोआ और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसका वाहक है। याद रखना है, वाहक शब्द अलग है और इसका पैथोजन अलग है, रोगजनक अलग है। तो रोगजनक होता है इसका प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ का होता है प्लाज्मोडियम। आपको थोड़ा सा और बताएं, ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी एक स्टेज होती है जिसे हम स्पोरोजोइट कहते हैं, स्पोरोजोइट कहते हैं। ये स्पोरोजोइट इस प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, यही मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की स्टेज जिसका नाम स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पोरोजोइट से के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जब इनकी क्वांटिटी संख्या शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है? आरबीसी को रैप्चर कर देता है और आरबीसी जब फटती है, आरबीसी जब फटती है तो एक पदार्थ बाहर निकलता है जिसे अपन हीमोजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोजोइन कहते हैं। इस हीमोजोइन की वजह से हमें ठंड के साथ, कपकपी के साथ, है ना, अत्यधिक ठंड के साथ बुखार आता है। ठंड के साथ हमें क्या आता है? बुखार आता है। तो ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है। क्या कारण है कि मलेरिया में अत्यधिक ठंड लगती है, कपकपी आती है, पूरा शरीर कपकपाता है और बुखार आ रहा है? तो उसका ऑप्शन आएगा हीमोजोइन, है ना।
प्लाज्मोडियम की किस स्टेज के द्वारा, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज संक्रमण के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर आएगा स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम क्या है? तो आंसर आएगा प्रोटोजोआ है। इसको ले जाने वाला मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, इस मलेरिया को फैलाने वाले प्लाज्मोडियम के होस्ट कितने हैं? होस्ट मतलब परपोषी कितने हैं? तो इसके परपोषी होते हैं दो। ठीक है, एक होता है मनुष्य और एक होता है मच्छर, और मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हैं? दो होस्ट हैं, एक है मनुष्य और एक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्राइमरी होस्ट कौन सा है? फर्स्ट होस्ट कौन सा है? तो आंसर आएगा ह्यूमन। और सेकंड होस्ट कौन सा है? तो आंसर आएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, तो अब यहां आप देख लीजिए, जो मलेरिया स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, क्या इससे होगा क्या? कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है ना। हाउस फ्लाइज, घरेलू मक्खियों से भी नहीं होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसका राइट आंसर होगा। और फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, आप इसे अपना नोट डाउन कर लें, क्योंकि मलेरिया से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ज्यादातर यहां से कवर हो जाएंगे। और एक चीज और याद रख लें, मलेरिया फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजाति होती है। प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसके द्वारा होने वाला मलेरिया घातक होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया मैलिग्नेंट प्रकार का होता है, अर्थात ये बहुत घातक होता है, ये घातक होता है। ठीक है, इसमें जान भी चली जाती है, इस तरीके का मलेरिया है ये, तो आपको ये याद रखना है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, इस तरीके से। लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ज्यादा घातक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है रिंगवर्म जो दाद होती है, दाद ये किसके कारण होती है? किससे होती है दाद? क्या ये वायरल इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, प्रोटोजोअल, या फिर वर्म्स? किसके द्वारा होता है रिंगवर्म? आपने देखा होगा शरीर पर दाद हो जाती है, चकते बन जाते हैं, जिनके किनारों पर लाल लाल से रहते हैं और उसमें खुजली रहती है, तो ये मोस्टली किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। तो रिंगवर्म का कारण है फंगस, ये फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, रिंगवर्म किसके द्वारा होगी? फंगस के द्वारा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, इस तरीके के जो फंगल डिजीज है ना, इससे बचने का एक सामान्य सा तरीका है, आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति, या वैसे अमूमन हमें किसी दूसरे के कपड़े, उनके टॉवल है ना, रूमाल है, इस तरीके की चीजें मतलब अपने को शेयर नहीं करनी है, ना किसी की पहननी है, ना किसी को पहनने देनी है, क्योंकि इनकी वजह से ये जो फंगल डिजीज है वो एक दूसरे में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एस्केरिस स्प्रेड वाई, एस्केरिस कैसे फैलता है? तो देखिए, एस्केरिस ये एक गोल कृमि है। और कैसा कृमि है? ये गोल कृमि है, ये राउंड वर्म है, गोल कृमि है, और ये एसके हेलमिंथीज का मेंबर है, एसके हेलमिंथीज इसका मेंबर है, ये एसके हेलमिंथीज। और इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसका नाम है एस्केरियासिस। ठीक है, बीमारी का नाम क्या है?
एस्केरियासिस आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पेट में, बड़े लोगों में भी पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जिन्हें अपन गांव की भाषा में हमारे यहाँ उन्हें चलूना कहते हैं। छोटे बच्चों के शरीर में जो पेट में जो कीड़े पड़ते हैं, वो एस्केरिस होता है। ठीक है, इसके लिए एल्बेंडाजोल नाम की दवाई देते हैं, कृमि को मारने के लिए एल्बेंडाजोल नाम का एक साल्ट है उसको देते हैं। ठीक है, मार्केट में दवाइयां मिलती है, सरकार फ्री में उपलब्ध कराती है कृमिनाशी दवाई। तो डॉक्टर की देखरेख में हमें ये इसका दवाई का सेवन करना चाहिए। तो एस्केरियासिस जो बीमारी है, ये भी अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो ये घातक हो सकती है, क्योंकि अगर इनका संचरण ब्रेन तक हो जाए तो फिर बहुत घातक हो जाती है। तो इनकी समय समय पर दवाई ले लेनी चाहिए। जो एस्केरिस है ना, इसमें मेल अलग होता है। तो देखिए, मेल की पहचान तो यह है कि मेल का अंतिम जो सिरा है वो इस तरीके से हुकनुमा फोल्ड रहता है, और फीमेल इस तरीके से इरेक्ट रहती है, और फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। एक बार में फीमेल एस्केरिस लगभग 2 लाख अंडे देती है, 2 लाख अंडे देती है। और इसके जो अंडे हैं, इनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, कोटिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी के अंदर खत्म नहीं होते, मतलब खराब नहीं होते। और छोटे बच्चे ज्यादातर जो मिट्टी में खेलते हैं या सब्जी वगैरह है मार्केट से अपन लाते हैं, अगर उसमें बारिश हो जाती है और उसके बीच में इसके एग फंस जाते हैं, और अगर अपन अच्छे से नहीं धोते हैं या फिर कभी कच्चा खा लेते हैं सब्जियों को, कोई सब्जी ऐसी है जो कच्चा खाने में आ जाती है, तो फिर इसके अंडे हमारे अंदर चले जाते हैं, और फिर वहां पर इनसे एस्केरिस के जो बच्चे हैं वो बाहर आते हैं और हमें एस्केरियासिस रोग कर देते हैं। तो इसका भी क्योर बहुत जरूरी है। और एस्केरिस किस तरीके से स्प्रेड होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है क्या, तो इसका तो ऑप्शन ये नहीं होगा, है ना। ओरल रूट के द्वारा होता है क्या, है ना, तो इसका राइट आंसर यही होगा। एयर के द्वारा होता नहीं है, स्किन के द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एस्केरिस एक राउंड वर्म है, गोलकृमि है, इसके हेलमिंथेज का ये मेंबर है। इसके द्वारा जो रोग होता है उसे एस्केरियासिस कहते हैं। एस्केरिस में लैंगिक विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, अर्थात इसमें नर और मादा को अपन इजीली पहचान पाते हैं। एक बार में ये 2 लाख एग देती है फीमेल एस्केरिस। तो इस तरीके से ये एस्केरियासिस रोग के बारे में जानकारी है। और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम किसकी वजह से, सर्दी जुकाम किसकी वजह से होते हैं, प्लाज्मोडियम के द्वारा होते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं होते साहब, प्लाज्मोडियम से तो क्या होता है, मलेरिया होता है ना। प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये तो प्रोटोजोआ है। क्या है ये, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। राइनोवायरस, राइनोवायरस इसका राइट आंसर राइनोवायरस ही होगा, क्योंकि इसी से सर्दी जुकाम होता है ना, राइनोवायरस। और इस सर्दी जुकाम में हमारे शरीर का जो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित होता है, तब आप कहोगे कि इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन पथ, ये प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारी नाक और श्वास नली वाला भाग इसमें प्रभावित होगा। HIV इससे जो बीमारी होती है उसे एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको पता लगाने के लिए जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे नाम का परीक्षण करते हैं। एंटामीबा, इससे अमीबिया पेचिस होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कॉमन कोल्ड के लिए। अगला प्रश्न है अमीबियासिस, अमीबियासिस इसका कारण क्या है, साल्मोनेला। तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टाइफाइड रोग होता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका राइट आंसर होगा। और माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम नामक की जो फंजाई है, इससे रिंगवर्म होता है, इससे दाद होती है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियासिस नाम की बीमारी होती है। अमीबियासिस जिसे अमीबिया पेचिस भी कहते हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी के बायोलॉजी से हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर से लिए गए एमसीक्यूज हैं। तो ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन साथ में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपका प्रश्न सही होगा यहां से। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारी जानकारी हमसे छूट जाती है। अगला है मलेरिया जो फीवर है वो किसके द्वारा होता है? मलेरिया में बुखार क्यों आता है? देखिए, मैंने पहले वाले प्रश्न में चर्चा की थी कि मलेरिया जो है उसमें जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं बॉडी के अंदर वो किस वजह से आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि एक पदार्थ रिलीज होता है आरबीसी के रैप्चर होने से। आरबीसी जब फटती है तब एक पदार्थ रिलीज होता है और उस पदार्थ का नाम है हीमोजोइन। उस पदार्थ का नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम है हीमोजोइन। तो देखिए, क्या इसमें लीवर डैमेज? ये होगा तो सही डैमेज, लेकिन ये बाद वाली बात है। हम मलेरिया के सिम्टम किस वजह से आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, मलेरिया के सिम्टम्स आने का राइट आंसर है हीमोजोइन का निकलना। ठीक है, और हीमोजोइन कहां से आ रहा है? तो ये आरबीसी आरबीसी के फटने से आता है ना। डिहाइड्रेशन ऑप्शन नहीं होगा, लो आरबीसी काउंट ऑप्शन नहीं होगा। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लीवर डैमेज होता है लेकिन वो प्रोसेस बाद की है, क्योंकि इसे क्योर करने के लिए जो अपन दवाई वगैरह लेते हैं उसकी वजह से लीवर डैमेज, ऐसा नहीं है कि वो डैमेज हो जाए, लीवर इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, लेकिन लीवर हमारा एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो रिपेयर भी अपने आप ही हो जाता है ना। तो इसमें क्योंकि रिजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है लीवर के अंदर। अगली बीमारी देखिए, हाथी पांव रोग, एलिफेंसियंस, हाथी हाथी पांव रोग ऐसा एक रोग है जिसमें पैर मतलब बहुत मोटा हो जाता है और ऐसा लगता है हाथी के पैर जैसा। इसमें पैर के अलावा अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन है, देखिए, बुचरेरिया ब्रोंकोफाइटाई, प्लाज्मोडियम, आपको पता है प्लाज्मोडियम से क्या होता है, HIV, राइनो वायरस। तीनों के बारे में हमें पता है, इन तीनों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, ये तो इसके ऑप्शन नहीं होंगे। अब इसका एक ही ऑप्शन बचा और उसका नाम है बुचरेरिया ब्रोंकोफाइटाई, है ना। इसके द्वारा एलिफेसियंसिस रोग होता है, हाथी पांव रोग होता है। तो हाथी पांव रोग में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है कि डैमेज होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा कि इसमें पैर और सेक्स ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुचरेरिया ब्रोंकोफाइटाई। याद कर लेना, मोस्ट हैं ये सारे के सारे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप पर ये आते हैं तो आपका रिवीजन भी बराबर हो रहा है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए, यहां पर ऑप्शन है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात प्रतिरक्षा कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, एंटीजन बेस्ड होती है, या फिर एक्वायर्ड होती है? क्या हम इसे अर्जित करते हैं? नहीं करते। एंटीजेनिक बेस्ड होती है? नहीं होती। इसका देखो राइट आंसर होगा नॉन स्पेसिफिक होती है ये इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। अगला प्रश्न है फिजिकल बैरियर्स, एग्जाम्पल, भौतिक अवरोध इसके उदाहरण है ना। या फिर भौतिक अवरोध का उदाहरण क्या होगा? यहां पर ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, स्किन, HCl, एंटीबॉडीज और WBC। ठीक है, तो देखिए, जैसे कोई रोगजनक है, रोगजनक, और इस रोगजनक को बॉडी के अंदर जाने से रोकने के लिए, बॉडी के अंदर जाने से रोकने के लिए सबसे पहली प्रोटेक्टिव लाइन हमारी बॉडी पर जो पाई जाती है वो स्किन होती है। स्किन रोक लेती है ना, इनको डायरेक्ट एंटर नहीं होने देती, इसे रोकने की क्षमता रखती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा स्किन। ये फिजिकल बैरियर है किसी भी एंटीजन को बॉडी में जाने से रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा स्किन। साइटोकाइन बैरियर्स, अलग अलग प्रकार के बैरियर्स दिए हुए हैं कक्षा 12th में।
तो उनमें से ही ये है। एक फिजिकल बैरियर हो गया जिसका आंसर हमने देखा स्किन। अब ये है साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, आईजीए, इंटरफेरोन, आरबीसी और विटामिन। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनको तो हटाते हैं। अब बचा इसमें इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनती है। किसके इन्फेक्शन से बनती है? बॉडी में ये कब बनेगी? ये प्रोटीन कब बनेगी? जब इन्फेक्शन हो, किसका? वायरस का इन्फेक्शन अगर होगा तब। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो एक प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन को अपन इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरोन कहते हैं। और इसका काम क्या है? ऐसे सपोज करते हैं जैसे ये सेल है, इसके ये सेल्स हैं, यहां पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो ये सेल एक इंटरफेरोन निकालेगी और इंटरफेरोन क्या करेगा? इन बाकी की सेल को संक्रमण से बचाएगा। बाकी की सेल को इन्फेक्शन से बचाता है इंटरफेरोन। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर्स में आती है इंटरफेरोन, और इंटरफेरोन बॉडी में बनती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और काम क्या करती है? ये सामान्य आसपास की जितनी भी सामान्य कोशिकाएं हैं उनको संक्रमण से बचाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेरोन। आप याद करें। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर शारीरिक अवरोध क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ही है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए शारीरिक अवरोध HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमें याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, है ना। तो देखिए यहां पर जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात हो रही है तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HCl। इसके अलावा HCl, क्योंकि HCl कहां है, कहां पर सीक्रेट होता है? ये आमाशय में। आमाशय में किससे होता है? तो आंसर आएगा ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा या सेल के द्वारा। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, और अंदर जाने वाले रोगजनक को ये मारता है ना। इसके अलावा आंसू, आंख में आने वाले आंसू और मुंह की लार, ये भी किसका काम करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, शारीरिक अवरोध का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसके लिए इनमें से जिम्मेदार होंगे बी सेल, टी सेल, प्लेटलेट्स या फिर हार्मोन्स। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम के लिए हम दो भाग ऐसे पढ़ते हैं। एक होता है सेल मीडिएटेड और एक होता है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल ये होता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, और इसे कहते हैं तरल माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो देखिए याद कैसे रखेंगे? CT, बजाज की एक मोटरसाइकिल आती है, एक बाइक आती है CT के नाम से, है ना। CT 100 पहले वर्जन चलता था उसका, तो CT ऐसे याद रख लो। और एक पेंसिल आती है जिससे अपन लिखते हैं, उसे कहते हैं HB पेंसिल, है ना। तो CT मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में T सेल काम करती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में B सेल काम करती है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे, है ना। तो अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या द्रव्यजन प्रतिरक्षा है, इसके लिए जिम्मेदार होती है बी सेल। कौन सी सेल? बी सेल। क्योंकि देखिए ह्यूमोरल में H से शुरुआत हो रही है ना, तो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, HB, है ना।
ह्यूमोरल बी सेल, ठीक है। तो इसमें ये आरबीसी, एंटीबॉडीज, है ना, लिम्फ नोड्स और लीवर, तो किसके द्वारा होगी, तो ये एंटीबॉडीज, है ना। तो टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा एंटीबॉडीज। चलो अगले प्रश्न की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की जो संरचना है वो कैसी होती है। एंटीबॉडी की संरचना में देखिए इस तरीके से एंटीबॉडी की संरचना में आपको याद रखना है, दो चेन पाई जाती है, दो होती हैं एच के दो, एल के दो, है ना। एच के दो और एल के दो, इसका मतलब क्या है, एच का मतलब होता है हेवी या भारी श्रृंखलाएं, और एल का मतलब होता है हल्की, हल्की श्रृंखलाएं, है ना। तो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, और इनके ये दो लाइट और ये दो हैवी, और यहां पर इसमें एंटीजन को बाइंड करने वाली साइट्स भी रहती हैं जहां पर एंटीजन आके बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड, है ना, इसकी द्वारा ये पेयर बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर इनमें बॉन्ड लगे रहते हैं, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो जो एंटीबॉडी का जो डायग्राम है वो वाई शेप होता है, और इसमें दो चेन पाई जाती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, ठीक है। तो इस तरीके ये डायग्राम वैसे भी एग्जाम में आता है बनवाने के लिए, इसको बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ केवल याद रखना है कि इसमें हैवी चेन भी हैं और लाइट चेन भी हैं। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, वन हैवी चेन, आपको यहाँ कितनी चेन दिख रही हैं, ये हैवी चेन है तो मैंने इसके लिए H लिखा है, ये लाइट चेन है तो इसके लिए मैंने L लिखा है। तो देखिए L दो है और H दो है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है IgA, ये कहां मिलता है IgA, ब्लड के प्लाज्मा में, कोलेस्ट्रम में, सलाइवा में या फिर किडनी में। तो ये कहां मिलेगा IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, कहां मिलता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। IgA कहां मिलता है, तो इसका राइट आंसर होता है कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम इसे प्रथम स्तन्य के नाम से जाना जाता है, इसी को पीयूष भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए, शिशु के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें इम्यूनिटी के फैक्टर भी पाए जाते हैं, जैसे कि IgA, ठीक है। तो ये है कोलेस्ट्रम, इसमें पाया जाता है IgA नाम की एंटीबॉडी, है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप बाई, सक्रिय प्रतिरक्षा किस तरीके से बनती है या डेवलप होती है। देखिए प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो प्रकार की है, एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो कैसे होती है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडी एंटीबॉडीज, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन, मदर्स टू चाइल्ड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको पहचानना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन, इसके जरिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं बॉडी के अंदर, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा या इन्फेक्शन के दौरान बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, तो हम उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और सक्रिय प्रतिरक्षा अपना प्रभाव दिखाने में समय लेती है, समय लेती है ना, लेकिन ये स्थायी होती है। एक होती है निष्क्रिय या
पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या करते हैं हम बाहर से बने हुए एंटीबॉडी उपलब्ध कराते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पैसिव। और ये किसका हो जाएगा? एक्टिव। तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, एक पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी। जो बॉडी में इंफेक्शन होने से बनती है अपने अंदर, वो एक्टिव होती है, और बाहर से बने बनाए हुए टीके के फॉर्म में एंटीबॉडीज भेज दिए जाते हैं, जो कि मृत स्टेज में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको दिया जाता है। तो वो किस में जाएगी? वो फिर जाएगी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। जैसे माँ के दूध के जरिए जो IgA नाम के एंटीबॉडीज बच्चे को मिलते हैं, तो वो किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण होगा? वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है पैसिव इम्यूनिटी, इसका एग्जाम्पल क्या है ना? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है BCG की वैक्सीन, एंटी टिटनस सीरम, MMR वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, तो देखिए BCG का वैक्सीन, MMR वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये वैक्सीन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें हम मतलब एक तरीके से उस एंटीजन को ही भेज रहे हैं, लेकिन वो कैसा है? वो इनएक्टिव फेज में है या फिर डेड फेज में है। तो इसको जब लगाएंगे तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल में आएंगे। लेकिन एंटी टिटेनस सीरम, जो टिटनेस का जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज भेजे जाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल होगा पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज भेज दिए जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है HIV का जो वायरस है, HIV किसके द्वारा होता है? ये एक वायरल बीमारी है, वायरस के द्वारा होती है, और इसका जो पूरा नाम है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। और इस वायरस का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है। कौन होता है? RNA होता है। तो इसे DNA वायरस कहेंगे क्या? नहीं कहते, इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। फंगल एजेंट नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, DNA वायरस नहीं है, रेट्रोवायरस होता है ये। और इसमें देखिए एक एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से क्या करता है ये RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से ये किसमें कन्वर्ट क्या बना लेता है? ये DNA बना लेता है। ठीक है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। देखिए सामान्यतः क्या होता है, क्रिक ने बताया था, सेंट्रल डोगमा दिया था क्रिक के द्वारा। तो उन्होंने ये बताया था कि DNA के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA में कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन बाद में जो दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ वायरस में जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, और ये RNA से DNA बनाने में कैपेबल होते हैं। तो इसी टाइप का ये HIV का जो एड्स का वायरस है, उसमें भी ये कंडीशन होती है कि ये RNA से DNA का फॉर्मेशन कर लेता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से। ठीक है, HIV जीनोम कंटेन्स, HIV के जीनोम में होता है RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी चर्चा अपन ने कर ली है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से ये क्या करता है? RNA से किसका फॉर्मेशन कर लेता है? तो ये RNA से क्या बना लेता है? ये DNA बना लेता है। RNA से क्या बना लेता है? DNA बना लेता है। किस एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। अगला प्रश्न है HIV फर्स्ट इन्फेक्ट्स। HIV सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? RBC को, मैक्रोफेजेस को, न्यूरॉन्स को, हार्ट सेल को। हार्ट सेल को नहीं करता, न्यूरॉन को नहीं करता, RBC को नहीं करता। राइट आंसर होगा मैक्रोफेज। और ये मेनली किसको इफेक्ट कर रहा है? T सेल को, T हेल्पर सेल को ये
नष्ट कर देता है। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज होता है। और शरीर की जब प्रतिरक्षा प्रणाली डैमेज हो जाती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग एंटर करने लगते हैं। ठीक है, तो HIV, इसीलिए तो हम HIV से होने वाली बीमारी को कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने एक्वायर्ड किया है ना? क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी कम हो गई है और इसकी वजह से बॉडी में लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि नए नए रोग एंटर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एड्स डेवलप ड्यू टू डिक्रीज। एड्स डेवलप होता है क्योंकि डिक्रीज क्या हो जाए? आरबीसी, हेल्पर टी सेल, प्लेटलेट्स, किडनी सेल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेल्पर टी सेल की संख्या कम होती चली जाती है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक होता है तब ये बहुत सारे रोगों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है और यही एड्स होता है। ठीक है, HIV स्प्रेड्स बाय। HIV कैसे फैलता है? टच, एयर, सेक्सुअल फ्लूइड और ब्लड और फूड। तो ये तो इसके ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सेक्सुअल फ्लूइड की वजह से फैलता है और बाई ब्लड भी फैलता है ये। ठीक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं सिरिंज के द्वारा, तो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, उससे भी हो सकता है, क्योंकि साझा प्रयोग कर लेते हैं वो, तो अब उससे हो सकता है। या फिर सेक्सुअली फ्लूइड्स से तो होता ही है, और या फिर कोई जैसे संक्रमित ब्लड किसी को चढ़ा देते हैं कभी कभी बिना देखे हुए, तब ये हो सकता है। इसीलिए ये जो बीमारी है ना, इसके लिए ये कहा जाता है कि अज्ञानता के कारण नहीं मरना है, अज्ञानता से मत मरो। ये स्टेटमेंट इसी के लिए है, अज्ञानता से मत मरो। इस अवेयर हो जाओ तो ये बीमारी शरीर में नहीं आती है। ये ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं है जो हवा से उड़ के ही अपने अंदर आ जाएगी, इसे तो जानबूझ के शरीर के अंदर दिया जा रहा है ना? तो अज्ञानता से मत मरो, इसी के लिए ये टर्म आता है। अगला प्रश्न है, एड्स डिटेक्शन टेस्ट। इस बीमारी के लिए डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? जैसे यहां ऑप्शन दिए हैं, विडाल, एलिसा, यूरिन टेस्ट और MRI। विडाल किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। एलिसा किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट से हम किसका पता लगा रहे हैं? एड्स का। यूरिन टेस्ट ये किडनी वाला हो गया। MRI ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा एलिसा, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और ये एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया पर निर्भर पर एक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम एंटीबॉडीज के बनने का पता लगा लेते हैं। कंफर्मेटरी HIV टेस्ट क्या है, जिससे कि पुष्टि हो जाए? तो इसके लिए करते हैं अपन वेस्टर्न ब्लॉट। क्या करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट नाम का टेस्ट करते हैं, जिससे इसकी पुष्टि हो जाती है। CT स्कैन और बायोप्सी ये नहीं होंगे ऑप्शन, बायोप्सी कैंसर के निदान के लिए करते हैं हम। एलिसा भी इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ART फंक्शन। ART का कार्य क्या है? वायरस हटाता है ये ART, रोग प्रगति धीमी करता है, या फिर रोग को बढ़ाता है, या DNA को रोकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोग की प्रगति को ये क्या करता है? कम करता है ART। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाई रिस्क ग्रुप, अधिक जोखिम वाला समूह क्या है? एथलीट्स, ड्रग यूजर, टीचर्स, फार्मर्स। ठीक है, देखो HIV की हाई रिस्क किस में रहती है? ये रहती है ड्रग यूजर के अंदर, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रग यूजर, क्योंकि ड्रग में भी ड्रग को यूज करने वाले जो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को यूज करते हैं उनमें, क्योंकि एक ही सिरिंज का साझा उपयोग करते हैं, सभी एक ही सिरिंज से ड्रग ले रहे हैं, तो उनमें इसके होने की संभावना या इसका जोखिम बहुत अधिक रहता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, अवसरवादी संक्रमण, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू और टाइफाइड। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
तो मलेरिया, क्योंकि ये तो मच्छर से होता है तो ऑप्शन होगा नहीं, डेंगू भी नहीं होगा, टाइफॉइड नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कैंसर मींस, कैंसर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने की वजह से सेल्स का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। और इसी ग्रुप को अपन किस नाम से जानते हैं? ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर या अर्बुद, हिंदी में इसे अर्बुद कहते हैं। और यही सेल का जो ग्रुप है, जो ट्यूमर है, वो कैंसर होता है। ठीक है। एपोप्टोसिस नहीं होगा इसका ऑप्शन, और डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और ये नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैंसर ही होता है, जिसमें कि जो सेल्स हैं, जो सामान्य कोशिका थी, उनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो गई है, अब उस पर कंट्रोल नहीं रहा है केंद्रक का, तो वो सेल बार बार डिवाइड करती रहती है और ग्रुप बन जाता है, जिसे अपन ट्यूमर कहते हैं। और ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैंसर का मतलब होता है। ठीक है। अगला है बिनाइन ट्यूमर। देखिए, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। ऐसा ट्यूमर जो बॉडी में एक स्थान पर फिक्स रहता हो, एक स्थान पर ट्यूमर फिक्स रहता हो, तो जो ट्यूमर फिक्स रहता है उसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो जिसकी सेल्स क्या है, ब्लड के साथ फ्लो करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चली जाती है, और वहां पर भी वो कैंसर का ट्यूमर बना लेती हैं। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर है ना, इसका तो ट्रीटमेंट है, और इससे ऑपरेशन के द्वारा इसे निकाल दिया जाता है, तो जीवित रहने के, बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता। उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें ट्यूमर की जो सेल है वो ब्लड के साथ इधर उधर चली जाती है और दूसरे ऑर्गन में जाके भी ट्यूमर बना लेती हैं, तो वो एक घातक ट्यूमर है। ठीक है। इसका देखिए, बिनाइन ट्यूमर स्प्रीड फास्ट, लिमिटेड, या फिर एनकैप्सुलेटेड, हाई मेटास्टेसिस, या फिर जेनेटिक। देखिए, ये तो इसके ऑप्शन नहीं होंगे। ये तो एक जगह पर लिमिटेड रहता है, और ये एनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है। तो ये है आपका बिनाइन ट्यूमर, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड विया, देखिए ये दूसरा प्रश्न है, उसमें पूछा जा रहा है जो घातक ट्यूमर है वो कैसे फैलता है? डिफ्यूजन के द्वारा, ब्लड और लिम्फ के द्वारा, स्वीट के द्वारा, या स्किन के द्वारा, है ना? त्वचा के द्वारा फैलता है क्या ये? पसीना के द्वारा फैलता है क्या ये? है ना? विसरण के द्वारा फैलता है क्या? तो ये तो ऑप्शन इसके नहीं होंगे, तो है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ये ब्लड के द्वारा फैलता है या फिर लिम्फ के द्वारा फैलता है, क्योंकि इस ट्यूमर की सेल्स अलग हो जाती हैं, अलग होने के बाद ब्लड में मिलती है, ब्लड के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और वहां जाके भी वो ट्यूमर नया बना लेती है। इसीलिए इसको तो ऑपरेट करके भी नहीं शरीर से निकाल सकते, तो ये ज्यादा घातक होता है और इसका इलाज भी संभव नहीं है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, यूवी रेज आर, यूवी रे पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण ये कैसी होती है? पराबैंगनी विकिरण कैसी होती है? आयोनाइजिंग होती है ना? कार्सिनोजन, नॉन आयोनाइजिंग, कार्सिनोजन, हार्मोनल एजेंट, एंटीबॉडी, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे इसके, है ना? तो ये नॉन आयोनाइजिंग होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है, कार्सिनोजन प्रकार की होती है। यूवी रे की बात हो रही है, तो जो यूवी रे है वो नॉन आयोनाइजिंग होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते थे, कार्सिनोजन एग्जाम्पल, कार्सिनोजन के उदाहरण क्या है? कार्सिनोजन के उदाहरण क्या है? तो कार्सिनोजन के उदाहरण क्या है? देखिए, विटामिन सी, ये तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है ना? वाटर, ये भी अच्छा होता है, ऑक्सीजन भी अच्छा होता है। टोबैको स्मोक, इसके द्वारा कार्सिनोजन टाइप का क्या हो जाता है? कैंसर होता है ना? तो इसका राइट आंसर होगा टोबैको स्मोक। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसे तो आप वैसे भी नॉर्मल वे में भी इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है।
डायग्नोसिस बायोप्सी, बायोप्सी किसके निदान के लिए की जाती है? तो बायोप्सी में क्या करते हैं अपन, देखिए इसका राइट आंसर होगा टिश्यू माइक्रोस्कोपिक स्टडी। किसी टिश्यू का पार्ट को निकालते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो नॉर्मल है या हाई हो रही है, अर्थात कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी करते हैं, जिसमें जिस ऑर्गन्स पर शक होता है ना, तो उसमें से उसका छोटा सा पीस निकाला और फिर उसमें अपन कैंसर की स्टडी के लिए उसको डायग्नोस करते हैं, इसे कहते हैं बायोप्सी। तो ये कैंसर का एक निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, अगला प्रश्न है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का यूज किया जाता है, तो सीटी स्कैन में अपन रेडियो वेव्स लगाते हैं या 3D एक्सरे इमेजिंग लगाते हैं, 3D एक्सरे इमेजिंग लगाते हैं, या ब्लड फिल्ट्रेशन कराते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 3D इमेज प्राप्त की जाती है एक्सरे वाली, है ना। ये कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है, इसमें एक्सरे का यूज किया जाता है और अपन 3D इमेज प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है सीटी स्कैन। ठीक है, कीमोथेरेपी का यूज किसमें करते हैं आप लोगों को पता है, ये कैंसर किलिंग ड्रग है, कैंसर सेल्स को ये मारता है, कैंसर किलिंग ड्रग है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि कैंसर सेल के आसपास जो कोशिकाएं वो भी इसकी चपेट में आ जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। तो कीमोथेरेपी का एक ये ड्रॉबैक है, लेकिन ये कैंसर को क्योर करने के लिए काम में ली जाती है ना। अगला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किल्स ट्यूमर। वाई, रेडियोथेरेपी ट्यूमर को मारती है, कैसे? तो इसको कहते हैं लीथल रेडिएशन। क्या कहते हैं? लीथल रेडिएशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीथल रेडिएशन। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव क्या है? हेयर लॉस, कीमोथेरेपी वाले लोगों को आप देखेंगे बाल झड़ जाते हैं, तो हेयर लॉस तो होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। हाइट ग्रोथ, क्या उनकी लंबाई बढ़ती है? मसल्स गेन होती है क्या? अरे बेटर विजन, वो तो वैसे ही परेशान है, कैंसर हो गया है तब से आधा तो वैसे ही मर गया है सुन के कि कैंसर है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसका राइट आंसर होगा इसमें हेयर लॉस होता है ना, कीमोथेरेपी की वजह से। कमजोरी भी आती है, थकान रहती है, बहुत कमजोर हो जाता है आदमी, कीमोथेरेपी को नहीं झेल पाता। अगला है हीरोइन। हीरोइन बॉलीवुड में जो काम करती है वो, है ना, वही होंगी क्या? अरे वो नहीं होंगी, या हीरोइन नशा करने वाला पदार्थ, है ना, वो हीरोइन है ये बॉलीवुड वाली नहीं है। तो ये क्या होता है? कोका एल्केलॉइड होता है क्या? डाई एसिटिल मॉर्फिन। हीरोइन डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, एल्कोहल नहीं होता है। निकोटीन ये तंबाकू के पौधे से प्राप्त होती है, एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। कोका एल्केलॉइड ये कोकेन कोका वो अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा डाई एसिटिल मॉर्फिन, अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती है। अफीम, अफीम, अफीम की खेती होती है सरकार से, लेकिन परमिशन लेनी होती है, बिना परमिशन के करोगे तो जेल जाओगे। तो अफीम से प्राप्त किया जाता है हीरोइन। ठीक है, ये एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, ये बॉलीवुड वाली हीरोइन नहीं है, ये नशीले पदार्थ की बात हो रही है। ओपियोइड्स एक्ट ऑन, ओपियोइड जो ड्रग है, ओपियोइड कहां क्रिया करते हैं? आरबीसी पर नहीं करते, बोन्स पर नहीं करते, सलाइवा पर नहीं करते, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ओपियोइड रिसेप्टर हैं उनको इफेक्ट करते हैं। सीएनएस का मतलब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है। वहां पर जो ओपियोइड रिसेप्टर हैं, ओपियोइड ग्राही हैं, उनसे ये क्रिया करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोकेन इफेक्ट्स। कोकेन कोका, ठीक है, ये इफेक्ट्स करता है डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को। डोपामीन, डोपामीन जितना निकलेगा उतनी खुशी, है ना। ठीक है, तो कोकीन प्रभावित करता है डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा, कैनाबिस कैसे लिया जाता है? ओरल से, है ना, इनहेलेशन द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, स्किन के द्वारा, है ना,
या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे मान लेते हैं, ये गलत ऑप्शन लग गया है। तो ओरल के द्वारा लेते हैं इसे, मतलब पीते हैं इसे, एक तरीके से ऐसे समझ लो, इसे खा चबाते भी हैं और पी लेते भी हैं, है ना। तो कैनाबिस सैटाइवा ये भांग का पौधा, भांग है ये, भांग, ठीक है, गांजा। तो इसको ओरल से भी ले सकते हैं, इनहेलेशन के द्वारा भी ले सकते हैं, है ना, इसे सूंघ कर भी लिया जाता है। निकोटीन, निकोटीन मतलब तंबाकू, ये किसको बढ़ाता है? बीपी और हार्ट रेट को, ऑक्सीजन के लेवल को, आरबीसी काउंट को बढ़ाता है क्या? तंबाकू खाने से आरबीसी बढ़ेंगी, बोन की डेंसिटी बढ़ती है क्या? अरे नहीं बढ़ती, ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं बढ़ता। इससे बीपी जरूर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। निकोटीन तंबाकू का सेवन करने से, या तो तंबाकू खाएं या फिर तंबाकू को बीड़ी में भर के, सिगरेट में भर के पीते हैं, तो इससे क्या होता है? बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होने की, मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। तंबाकू जब बीड़ी में डाल के उसे पीते हैं तो उससे फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना भी रहती है। इसके साथ साथ ये फ्री में एक तो बीपी को बढ़ा रहा है और एक हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो ये भी तो खतरनाक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये निकोटीन के दुष्प्रभाव थे। स्मोकिंग रिड्यूसेस, धूम्रपान किसको कम करता है? बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का पीना, है ना। पहले लोग चिलम पीते थे, वो मिट्टी की आती है ऐसे लंबी सी, उसको पीते थे। सिगार पीते थे, तो उसमें निकोटीन है, तंबाकू भरी हुई है ना। तो देखिए ये रिड्यूस किसको कर रहा है? अपन जो स्मोकिंग कर रहे हैं उससे शरीर में क्या प्रभाव आ रहा है? फैट बढ़ता है क्या उससे? नहीं बढ़ता। इम्यूनिटी पर इतना प्रभाव नहीं होगा। बैक्टीरिया, इसका आंसर है देखो, हीम बाउंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाउंडिंग होने को ये कम करता है। तो ये भी खतरनाक सिम्टम है, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। टोबैको शेविंग कॉजेस, तंबाकू चबाने से क्या होता है? ओरल का कैंसर होगा, क्योंकि मुंह से ही तो चबाओगे। आई कैंसर तो करेगा नहीं, आंखों से चबाते हो क्या? स्किन, बोन। लेकिन राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओरल कैंसर करता है ये। तंबाकू के चबाने से मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू के पैकेट पर लिखा भी आता है कि तंबाकू को चबाओगे तो कैंसर होगा, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, फिर भी चबा रहे हैं। एक तो पैसा खर्चा हो रहा है, दूसरा बीमारी भी और आ रही है साथ में। अब आदमी सुधरता ही नहीं, क्या करे, आदत लगी गई है। विड्रॉवल हैपेंस ड्यू टू शुगर ड्रॉप, सडन स्टॉप ऑफ ड्रग, वाटर लॉस, प्रोटीन लॉस। विड्रॉवल हैपेंस ड्यू टू सडन स्टॉप ऑफ ड्रग, कोई आदमी ड्रग लेता है और अचानक से उसे रोक देता है, तो ये सिम्टम्स आता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेरॉइड इन फीमेल कॉज, स्त्रियों में स्टीरॉइड जो हार्मोन है वो क्या कॉज करता है, किसका कारण बनता है? तो फेमिनिसेशन, मस्क्यूलाइनेशन, लो चेंज और क्लॉटिंग इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा मस्क्यूलाइनाइजेशन, है ना। अगला प्रश्न है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज, मतलब हमें ड्रग के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए और ड्रग के उपयोग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको अवेयर कर सकते हैं, अवॉइड पीयर प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यक्ति की काउंसलिंग कर दो, उसको समझा दो, उसके इसके दुष्प्रभावों को बताइए, ड्रग लेने से क्या क्या हानियां होती हैं, इसके क्या परिणाम होंगे भविष्य में, इन सारी चीजों से उसे अवेयर कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज चर्चा की है। बायोलॉजी का ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये वैसे भी एक तरीके से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको अच्छे से याद करें और संदीपनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।